कहानी के शुरू में हमें पास्ट का एक भयानक युद्ध दिखाया जाता है जो लड़ा गया था थियानी पर्ल के लिए। ये पर्ल डाओ डोमेन के खास खजानों में से एक था जो गलती से जा गिरता है टूनान के हाथ में, जो जुकू किंगडम का सबसे ताकतवर इंसान था। अफवाहों के मुताबिक ये पर्ल एंशिएंट इमॉर्टल रेल्म तक ब्रेक थ्रू करवा सकता था। इसी वजह से जो लोग इमॉर्टैलिटी हासिल करना चाहते थे वो हमेशा इस पर्ल के लिए लड़ते रहते थे। आखिरकार एक दिन ये जंग टूनान को मजबूर कर देती है कि वो पर्ल छोड़ दे, लेकिन अफसोस अपनी आखिरी सांस तक, अपने आखिरी खून के कतरे तक टूनान पर्ल देने को तैयार नहीं होता। वो अपना जिस्म तबाह होने से पहले मर जाना बेहतर समझता है। इसका नतीजा ये होता है कि पर्ल दूर जाकर गिर जाता है और किसी एक का भी नहीं रहता। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में पहुंचती है। यहाँ हमें मिलता है हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है वान लिंग। ये लड़का अपनी समझ और अक्लमंदी के लिए जाना जाता है क्योंकि इसे किताबें पढ़ना बेहद पसंद है। इसका एक निकनेम भी है टिजू। साथ ही ये अपने वालिद की मदद भी करता है जो एक कारपेंटर है और उनके काम में हमेशा हाथ बटाता रहता है। लेकिन वान लिंग के छोटे से परिवार की खुशी ज्यादा वक्त तक बरकरार नहीं रहती। एक दिन अचानक उनके घर कर्ज वसूलने वाले लोग आ जाते हैं। उनका रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। वो जानबूझकर वान लिंग के घर की बची हुई कीमती चीजें भी ले जाते हैं जो असल में वान लिंग के फ्यूचर के लिए रखी गई होती हैं ताकि वो इम्तिहान दे सके। उन लोगों के इस रवैये को देखकर वान लिंग की माँ उनके सामने हाथ जोड़कर गुजारिश करती हैं ताकि उनकी चीजें कर्ज के बदले न ली जाएं। लेकिन बदकिस्मती से कर्ज वसूलने वालों को कोई परवाह नहीं होती। वो फिर भी वान लिंग के माँ बाप की जायदाद उठाकर ले जाते हैं। इस वाकये के बाद वान लिंग के दोनों माँ बाप बहुत उदास हो जाते हैं। वो अपनी मजबूरी पर अफसोस करते हैं। ना वो कर्ज चुका पाते हैं और ना ही अपने बेटे की हर जरूरत पूरी कर पाते हैं। अपने माँ बाप को उदास देखकर वान लिंग उन्हें तसल्ली देता है। वो कहता है कि अगर इस साल इम्तिहान नहीं दे पाया तो वो सिर्फ 1 साल और इंतजार कर लेगा। कुछ ही दिन बाद वान लिंग के चौथे चाचा उनके घर आते हैं और अपने साथ एक अच्छी खबर लाते हैं। वो बताते हैं कि हेंग्यू सेक्ट में जाने के लिए वांग खानदान को एंट्री कोटा मिला है। वांग फैमिली को सिलेक्शन के लिए 3 जगह मिली है और उनमें से एक वान लिंग के लिए रखी गई है। इसी बात पर चौथे चाचा पूरी उम्मीद रखते हैं कि वान लिंग इस कीमती मौके का पूरा फायदा उठाए। लेकिन दूसरी तरफ ये खबर वान लिंग के माँ बाप को हिम्मत देने के बजाय और ज्यादा परेशान कर देती है। उन्हें लगता है कि हेंग्यू सेक्ट का रास्ता बहुत खतरनाक है और वो नहीं चाहते कि उनका बेटा इस रास्ते पर चले। वो ज्यादा बेहतर समझते हैं कि वान लिंग इस साल रीजनल इम्तिहान की तैयारी करे। लेकिन अपने माँ बाप की सोच से अलग वान लिंग अपने चौथे चाचा की बातों से मुतासिर हो जाता है। वो तय कर लेता है कि इस रेयर अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं देगा। उसी वक्त वान लिंग फैसला करता है कि वो हेंग्यू सेक्ट सिलेक्शन में जरूर हिस्सा लेगा ताकि उसका परिवार दोबारा कभी दबाया न जाए। वो फौरन अपने माँ बाप से इजाजत मांगता है। उसकी सच्चाई और जज्बा देखकर दोनों माँ बाप का दिल नरम पड़ जाता है। आखिरकार वो वान लिंग को हेंग्यू सेक्ट एंट्रेंस सिलेक्शन में शामिल होने की इजाजत दे देते हैं। इस पर वान लिंग उनसे वादा करता है कि वो मेहनत करेगा और उन्हें कभी निराश नहीं करेगा। कुछ दिन बाद वान लिंग अपने माँ बाप के साथ वांग एक्सटेंडेड फैमिली के घर पहुँचता है जो सिलेक्शन कैंडिडेट्स का जमा होने का स्थल होता है। वहाँ पहुँचते ही रिश्तेदार उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। अब कोई भी उन्हें नीचा नहीं देखता क्योंकि वान लिंग को हेंग्यू सेक्ट जाने का मौका मिल चुका होता है। वान लिंग का स्वागत उसका कजिन वांग हाओ भी करता है जो खुद भी सिलेक्शन का हिस्सा होता है। लेकिन एक और कजिन वांग जो वान लिंग को नीचा समझता है। उसका मानना होता है कि वान लिंग में इमोर्टैलिटी के पर चलने का कोई खास टैलेंट नहीं है। वांग जो के रवैये को देखकर भी वान लिंग बात को दिल पर नहीं लेता। वो उसे इग्नोर करता है और खामोशी से आगे बढ़ जाता है। वान लिंग की नजर फिर एक और रिश्तेदार पर गई जो था वांग जो का वालिद। वो अपने बेटे के लिए फख्र का इजहार कर रहा था क्योंकि उसका बेटा डायरेक्टली रेकमेंड हुआ था एक एल्डर के जरिए हेंग्यू सेक्ट में, जिस वजह से वांग फैमिली को 3 सिलेक्शन कोटास मिले। कुछ ही देर बाद वांग फैमिली के घर सब लोग हैरान हो गए क्योंकि वहाँ एक इम्पोर्टेंट शख्स आया। ये शख्स हेंग्यू सेक्ट का मैसेंजर था। वो वान लिंग, वांग जो और वांग हाओ को ले जाने आया ताकि वो तुरंत हेंग्यू सेक्ट जाकर सिलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लें। सब तैयार होने के बाद मैसेंजर का नाम था सेंग सियन। उसने 4 तलवारें निकाली जो हेंग्यू सेक्ट तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के काम आएंगी। जाने से पहले वान लिंग ने मैसेंजर से थोड़ी देर मांगी ताकि वो अपने माँ बाप से फिर से अलविदा कह सके। इजाजत मिलने पर वान लिंग ने फौरन अपने माँ बाप को अलविदा कहा और वादा किया कि वो मेहनत करेगा ताकि सिलेक्शन में चूज हो सके और अपने परिवार को डिसअपॉइंट न करे। ये सुनकर वान लिंग के माँ बाप, जो नहीं चाहते कि उनका बेटा अपनी उम्मीदों का बोझ महसूस करे, बोल दिए कि चाहे रिजल्ट जो भी हो वो हमेशा वान लिंग को जैसे है
वैसा ही प्यार करेंगे। अगर वानलिंग फेल भी हो गया तो भी वो बिना फिक्र के घर वापस आने को कहेंगे। अलविदा कहने के बाद वानलिंग अपने 2 कजिन्स के साथ हेंग्यू सेक्ट की तरफ रवाना हो गया। हेंग्यू सेक्ट पहुंचकर सब सिलेक्शन पार्टिसिपेंट्स को एक ओपन हॉल में जमा किया गया। यहाँ उनकी टैलेंट को एक एक करके टेस्ट किया जाता। जो लोग सिलेक्ट हो जाते और टैलेंटेड पाए जाते वो एल्डर्स के राइट साइड पर खड़े होते और जो लोग सिलेक्ट नहीं होते या फेल हो जाते वो लेफ्ट साइड पर खड़े किए जाते। उस वक्त कई पार्टिसिपेंट्स को नॉट सिलेक्टेड डिक्लेयर किया गया तो हेंग्यू सेक्ट एल्डर्स के लेफ्ट साइड पर भारी भीड़ हो गई। फिर वांगजो की बारी आई और उसका टैलेंट एक एल्डर के सामने टेस्ट किया गया। रिजल्ट देखकर सब हैरान हो गए क्योंकि वांगजो अपनी नेचुरल टैलेंट के साथ पास हो गया। वांगजो के पास होने के बाद वांगहाओ की बारी आई। वांगहाओ ने अपनी चालाकी दिखाई और एग्जामिनर को इम्प्रेस किया। उसने एल्डर की तारीफ की और यहाँ तक सजेस्ट किया कि एग्जाम शुरू करने से पहले एल्डर थोड़ी देर आराम कर ले। लेकिन एल्डर ने तुरंत वांगहाओ का टैलेंट टेस्ट करना शुरू किया। तब पता चला कि वांगहाओ में असल में हेंग्यू सेक्ट का डिसाइपल बनने की क्वालिफिकेशन नहीं थी, लेकिन फिर भी वांगहाओ ने एल्डर को इम्प्रेस कर लिया एक रेयर आइटम देकर ब्राइब की तरह। वो आइटम था 300 साल पुराना लिंगजी। तो आखिरकार दोस्तों ये दिखाता है कि फेरीज भी ब्राइब से अफेक्ट हो सकते हैं, सिर्फ हम ही नहीं। इस वजह से वांगहाओ को एल्डर ने अपना असिस्टेंट बना लिया। उसका काम था पिल मेकिंग यानी दवा बनाने के काम संभालना। बातें छोटी करके आखिरकार वांगलिंग की बारी आई। जब उसे पता लगा कि वो हेंग्यू सेक्ट का डिसाइपल बनने के लिए क्वालिफाई नहीं करता तो वो बहुत हैरान और उदास हो गया। बहुत बड़े डिसअपॉइंटमेंट के साथ वांगलिंग उन लोगों की लाइन की तरफ चला जो फेल हो गए थे। साथ ही उसके जहन में माँ बाप की यादें आने लगी, खासकर उनकी यादें जो हमेशा दबाए जाते थे क्योंकि उनके पास कुछ खास नहीं था जिससे वो प्राउड फील कर सकें। लेकिन कुछ ही पलों बाद वांगलिंग के दिल में एक छोटी सी उम्मीद फिर से जाग गई जब उसने पता लगाया कि अब भी उसके पास चांस है हेंग्यू सेक्ट का डिसाइपल बनने का। पता चला कि एक सेकंड स्टेज टेस्ट अब भी बचा है जो उन पार्टिसिपेंट्स के लिए था जो पहले फेल हो गए थे। कुछ ही देर बाद सेकंड स्टेज टेस्ट शुरू हुआ। सब पार्टिसिपेंट्स को स्पिरिचुअल रूट से गुजरना था और स्पिरिचुअल स्टेयर्स पर चढ़ाई करनी थी और वो पीक तक पहुंचना था सूरज ढलने से पहले। अगर सूरज ढलते तक टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो वो ऑटोमेटिकली सेकंड सिलेक्शन में फेल हो जाते। बिना वक्त जाया किए सब पार्टिसिपेंट्स ने स्पिरिचुअल रूट पर चढ़ाई शुरू की और टेस्ट कंप्लीट करने के लिए तेजी से आगे बढ़े। वांगलिंग के साथ भी यही हुआ क्योंकि उसके लिए ये सेकंड स्टेज टेस्ट अकेला और लास्ट चांस था हेंग्यू सेक्ट में एक्सेप्ट होने का। सेकंड स्टेज टेस्ट के दौरान कई पार्टिसिपेंट्स को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। कुछ को आग ने जला दिया, कुछ पर बिजली गिर गई और इस वजह से कई लोग गिर गए और उन्हें सेकंड सिलेक्शन में फेल डिक्लेयर किया गया। दूसरी तरफ ऐसे पार्टिसिपेंट्स भी थे जो हार मान गए क्योंकि वो ऑब्स्टिकल्स पार नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने खुद से सिलेक्शन प्रोसेस से विथड्रॉ कर लिया ताकि उनकी जान खतरे में न आए। और सबसे अजीब बात ये थी कि जब पार्टिसिपेंट्स ने अपना विथड्रॉ डिक्लेयर किया तो सिलेक्शन कमेटी का हेल्प फौरन उनके पास आ गया। वहीं वांगलिंग ने हार नहीं मानी और अपनी पूरी ताकत से फाइट करता रहा, चाहे अब उसका शरीर खून से भरा था। कई साथ के पार्टिसिपेंट्स फेल हो गए लेकिन वांगलिंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो पूरी कोशिश करता रहा और डेस्परेटली स्ट्रगल करता रहा ताकि सिलेक्शन पास हो सके। तभी एक पल आया जब वांगलिंग का कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो गया। वो क्लिफ के ऊपर से गिर गया और नीचे एक ऐसी घाटी में गिरा जो आग से भरी हुई थी। उस वक्त वांगलिंग ने इस फिनोमेनन को एक इल्यूजन समझा। ये इल्यूजन उसे पुश करता रहा कि वो पीक की तरफ आगे बढ़े, चाहे आग उसके शरीर को जला रही थी। काफी स्ट्रगल के बाद वांगलिंग फाइनली फायर वैली से बचकर बाहर निकल गया। फिर वो तुरंत दौड़कर स्पिरिचुअल स्टेयर्स के पीक की तरफ गया। दिन की रोशनी में स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ और पूरे हौसले के साथ सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करने के लिए वांगलिंग ने कई स्पिरिचुअल स्टेप्स पार किए जिससे उसको लगने लगा कि इस बार वो टेस्ट पास कर लेगा। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि स्पिरिचुअल स्टेयर्स पर चढ़ते वक्त वांगलिंग अचानक रुक गया क्योंकि पता चला कि टेस्ट का अलॉटेड टाइम खत्म हो गया और इस वजह से वो ऑटोमेटिक फेल हो गया। दूसरी बार 2 बार फेल होने से वांगलिंग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ, खासकर जब उसने समझा कि उसका टैलेंट सच में एवरेज लेवल का है, बिल्कुल अलग अपने कजिन वांगजो से। अपनी फ्रस्ट्रेशन की वजह से वांगलिंग थोड़ी देर के लिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर सका। वो उनको रिलीज करने के लिए पीक एरिया में जोर से घुस गया, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड एक्शन उसके लिए नुकसानदा साबित हुआ और उसे क्लिफ के ऊपर से दोबारा नीचे गिरा दिया गया। और इसके साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।